ओल्ड हाउसेस का कभी तस्वर नहीं था हमारे माशरे में नहीं था। Yes. हमारे बुजुर्ग होते थे तो उनको समझा जाता था कि घर में खाना कब आए। मैंने कभी नहीं देखा कि जिसके पास माँ बाप की दुआ है, मैंने उसको देखा है कि उसने मोटी को हाथ लगाया सोना बना है, और ऐसे को मैंने देखा है कि जिसको बदुआ है वो मौत मांग रहा है और उसको नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र अल्लाह का। बहुत इंतज़ार करवाया आपने में। बस जैसे आपने याद किया हम हाजिर हो गए। सर याद तो उनको किया जाता है ना जिनको बंदा भूलता है। आपको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और हमारी जो आवाम है और ख़ास तौर पे हमारे इस प्रोग्राम की जो आवाम है ना, जो ये प्रोग्राम देखती है, वो आप जैसे लेजेंड्स को देखना पसंद करते हैं। तो मैं फिर कोशिश अपनी तरफ से यही करता हूँ कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँ कि किसी तरीके से, और आप एक फ़ोन कॉल पर आप देखें पेशावर से हमारे लिए आगे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और ये आपका बड़ापन है, और मैं हैरान हूँ यासिर साहब कि आपने इस इन्वायरमेंट में ऐसा प्रोग्राम, संजीदा प्रोग्राम जी, संजीदा लोगों के लिए शुरू किया है कि उसके देखते ही देखते माशाल्लाह आपके फैंस इतने बढ़ रहे हैं और तेज़ी से देख रहे हैं और संजीदगी से देख रहे हैं। जी, जी। और फर्स्ट टाइम मैं पॉडकास्ट में देख रहा हूँ कि जो उसका सही माने में तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप ये कर रहे हैं। इसको मैं सारा ये जो एनवायरनमेंट आपका स्टाफ, कैमरा, ये वो प्रॉपर और प्रोफेशनल तरीके से, जो एक भेड़ चाल जो चली हुई है उसके लिए तो देखें गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ा। सही बात है कि पकड़ो यार इनको, ये क्या कर रहे हैं माशरे में, क्या फैला रहे हैं खतरनाक यूथ के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो अट्रैक्टिव वही होता है जो नेगेटिव होता है। जी, गड़बड़ जो हो वो उसमें बड़ी अट्रैक्शन होती है। सही। तो उसके लिए उन्होंने कानून बनाया है। ये फर्स्ट टाइम, हालांकि ये पेमरा का काम है, हाँ, उसके हाथ से भी निकल गया। वो तो अब चैनल्स को कह रहे हैं कि भाई एक क्राइटेरिया बना लें कि भाई उसके मुताबिक ये काम करें। कम से कम जी, दुनिया देख रही है भाई। बिल्कुल। और आपने इस हालत में ये वो हालात हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक ज़माना आएगा कि सच और झूठ में तमीज़ करनी मुश्किल होगी, हलाल और हराम में तमीज़ करनी ख़त्म हो जाएगी। समझ ही नहीं आएगी हलाल क्या है, हराम क्या है। यार कमाओ यार, मैंने बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, इन चक्करों में आजकल लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी अगर बात, संजीदा बात आप करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। ये देखो यार, ये कौन से वो तबलीगी बने हुए हैं यार, ये आलिम बने हुए हैं, फाजिल बने हुए हैं। हालांकि जो इल्म वाले हैं, जो जिन्होंने तालीमें और डिग्री लिए हुई है, उनमें अकल तो नहीं है। बगैर अकल के जो देख रहे हैं ना, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। और ये भी कुदरत का एक फरमान है कि जब वो देता है, रब ताला जब देता है ना, तो जब औकात से ज़्यादा दे देता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, इज्जत, शोहरत, दौलत, जी, इसे कहते हैं नेमत मत समझो। ये नेमत नहीं है तब तक जब तक कि इसके साथ हिदायत ना हो, वरना ये एटम बम है। ये आज देखें एटम बम बना हुआ है हमारे लिए। कि हमें अपनी औकात से ज्यादा मिल गया है। अब उसको कैरी करना हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, यार उसने गाड़ी ले ली है, उसने बैंगलो बना ली है, वो पॉश एरिया में रह रहा है। सही। आज हमारी दावतें देखें, हमारी लविश किस्म की, ऐसी कि लोगों को ज़हनी मरीज बना दिए है सब। बिल्कुल। साइकिक, आप दुल्हन का एक जोड़ा आप देखें। जी। हाँ, लाखों करोड़ों में, और हिसाब किताब चले तो आप सोचे ना, हमारी जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उनका क्या हाल होगा। वो बम बन रहे हैं, बम। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर हम मिल रहे हैं 19 साल बाद, आपको पता है, और 19 साल पहले दुनिया कुछ और थी। बड़ी एक नॉर्मल सी, बड़ी एक डे टू डे वाली ज़िंदगी थी। सिर्फ हम काम किया करते थे, काम के सिलसिले में हम लोग मिला करते थे, बड़ी अच्छी नशिस्तें लगती थी। अब के दौर में और उस दौर में, जो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेजर फ़र्क जो आप मुझे बता रहे हैं, इसने आपको कितना मुतासर किया? सर मुझे ये मुतासर का तो आपने पीरियड निकाल ही लिया है। अगर ये मुतासर ना किया होता तो ये 19 साल ना लगते। सही बात है, सही कह रहे हैं। मतलब अब वहशत होती है। अब अगर कोई बुलाता है, अक्सर मैंने आपसे कहा ना, कराची लाहौर से जब जवाब आता है तो वो कहते हैं बस आ जाएं। अच्छा।
तो मैं कहता हूँ भाई आ जाएं, क्या मतलब है, क्या करना है, क्या करना है जी। सर अब हम आपको बताएंगे क्या करना है, इतने सीनियर आप सारी जिंदगी इसमें, और ये क्या। अच्छा। मैंने कहा नहीं भाई अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले 2 आंखों से देखते थे, अब 4 आंखों से लोग देखते हैं कि सर भी सफेद हो गया है। हाँ, अब पता नहीं क्या करेंगे। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये देख के करना चाहिए काम, क्योंकि ये स्क्रीन जो है किसी को माफ नहीं करती, शीशा माफ नहीं करता, क्योंकि ये आंख और कान का सारा जादूगरी है, सारा जादूगरी। अगर आंख भाती है तो फिर वो क्या इंसान कहते जरा वॉल्यूम आप कर दें जरा, हाँ वो बहुत अच्छी बात। तो ये बच्चों के हाथ में चला गया ये काम। जी 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 बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना ये काम जो नाजुक काम था, बदस्ते बचा गौन रफ पारा पाराशुद्ध, तबाह हो गया ये काम। सही बात है। तो इस वजह से अपनी इज्जत बचाना कि दाग ना लग जाए, छींट ना पड़ जाए, तो इस वजह से अब कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, बस ठीक है, करने दो जो भी करना है। कब तक करेंगे, आखिर एक वक्त आएगा कि इनको भी एहसास हो ही जाएगा। जी जी। और गालिबन यही वो वजह जिसकी वजह से अब आप हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते काम करते हुए, क्योंकि मेरा कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते सर, हमारे बैच के लोग तो रहे नहीं, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, आर्टिस्ट फीमेल सब वो फर्स्ट बैच चला गया, ऑफ हो गया, या वो माजूर हो गए या चले गए। सही। अच्छा जी सर, मुझे बताइए, सबसे पहले हम ये बात स्टार्ट करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 जून 1955। और आप जेमिनी आए हैं बेसिकली? अच्छा जी, तो मुझे बताइए कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं पेशावर में पैदा हुआ था। पेशावर में? कोई गांव है या कोई मेन शहर की बात कर रहे हैं? मेन शहर में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। अच्छा चलें, ये आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। क्योंकि अम्मा मुझे बोलती है वो तरेक दे बूटे वो रख दे तेरे तले के तन वो ना हो जाए, पता नहीं क्या ना हो जाए, या कोई बीमारी तरेक पता नहीं होता था ना, अच्छा, ठंडक के लिए कि पता नहीं किसके लिए। अच्छा जी, अच्छा, सख्त गर्मियाँ थी ना। ठीक है। आप लोग हिंदको स्पीकिंग है? मदर, बिल्कुल मदर की साइड। और फादर की साइड में? फादर उनका अफगानिस्तान, आबा अजदाद उनके अफगानिस्तान से, ठीक है, उनका ताल्लुक था। ठीक है। तो वैसे आपके अब्बा करते क्या थे? वो छोटा मोटा कारोबार करते थे। अच्छा जी। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज या उसमें नहीं थे? अच्छा, उसमें नहीं थे वो, ठीक है। अच्छा, बहन भाई कितने थे आप? बहन भाई, एक बहन है वो अमेरिका में। अच्छा जी। और 2 भाई हैं वो यहीं मेरे साथ हैं, यहीं पेशावर में। मदर मेरी टीचिंग करती रही शुरू से ही। अच्छा जी, टीचर रही हैं। ठीक है। और बस ये सारा। और आपका नंबर क्या था बहन भाइयों में? मैं फर्स्ट। अच्छा, आप सबसे बड़े? हाँ जी। ठीक, ज़बरदस्त। सर, एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? मैं एजुकेशन फॉरवर्ड हाई स्कूल में मेरा प्राइमरी पीरियड गुजरा, फिर हाई के लिए एडवर्ड्स हाई स्कूल में था मैं। अच्छा जी। और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। अच्छा जी। तो मैं चूँकि बड़ा था और कोई था नहीं, तो वालदा के साथ हाथ बटाने के चक्कर में आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर सका एजुकेशन को। ओके। और फिर उसी दौरान बस फिर 74 में मैंने ज्वाइन कर लिया अपना टीवी। ठीक है। मेरे मामू वो थे टीवी रेडियो के पेशावर के बड़े प्रोमिनेंट अब्दुल वदूद मंजर साहब। अच्छा जी। और लेक्चरर थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उनके साथ मैं जाया करता था, शौक मुझे बहुत था, देखता था उनको अक्सर घर में, वो स्क्रिप्ट जब रीड कर रहे होते थे तो बातें कर रहे होते थे, डायलॉग बोल रहे थे, मैं उनको देख रहा होता, ये किन से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा। मैं तुमसे नहीं मानता, आइंदा अगर तुमने ऐसे किया तुम्हें चीज़ें, तो मैं कहते ये क्या कर रहे हैं ये। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो शौक, तो मैं रिहर्सल में अक्सर जाया करता था। उन दिनों 5, 6, 7 रोज़ रिहर्सल हुआ करती थी, तो बैठ के मैं देखता था। तो एक दिन 3 दिन रिहर्सल के बाद मैंने मामू को कहा कि ये वो जो करेक्टर है गवाले वाला, वो बीच में टी ब्रेक होती थी, प्रोड्यूसर करवाते थे, अक्सर गपशप लगती थी, उस पर डिस्कशन होती थी परफॉर्मेंस के उसके बारे में। तो मैंने कहा मैं परफॉर्म करके अगर दिखाना चाहूँ तो ज़रा प्लीज़ अगर परमिशन। उन्होंने जब कहा ओह यस आओ कम ऑन, हाँ, मैंने फिर जनाब अली पूरी बॉडी और वो मैंने याद किया हुआ था वो करेक्टर, इतना अच्छा मुझे लग रहा था। हमारे इलाके में एक ज्वेलरी वाला बंदा था, ज्वेलरी बेचता था, उसकी शॉप थी। अच्छा जी। और सारे ज्वेलरी बाजार में। ओके। लेकिन उसका अंदाज ऐसा था कि कमाल ज्वेलरी है, खवातीन नहीं आती थी, मेल लोग आते थे। वो सिर्फ अंदाज की वजह से। अच्छा। वो जब खवातीन आती थी ना, तो वो इस अंदाज से मैं क्या ज़रा आ जाओ ना,
हाँ मैंने वो रिंग में बढ़ाना ना, थोड़े से रिंग बढ़ाना। हाँ वो झूमर भी मैंने उड़ाया। अच्छा वो मैंने मामू आपने वो कैरेक्टर कॉपी मतलब वो मैंने वो गवाले में फिट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर पैसे ना देते ना तो बात अगले महीने में दूध ना देता ना। वो जनाब अली जब पहला मेरा वो था परफॉर्मेंस थी, सफेद पोश ड्रामा था वो। अच्छा तारिक सईद प्रोड्यूसर थे उसके, पेशावर सेंटर का। हाँ जी हाँ, वो मजीदुल हसन उसके राइटर थे। ये 74 की बात कर रहा हूं। 74 ऑलराइट। जैसे ही वो ऑन एयर गया और वेरी नेक्स्ट डे हमारे जनरल मैनेजर थे जमील आफरीदी साहब। अच्छा जी। पहले जनरल मैनेजर पेशावर सेंटर जी। उन्होंने जवाब भिजवाया कि इस लड़के को बुलाओ। मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है मुझसे, क्यों जीएम क्यों बुलवाया, जीएम के साथ मेरा क्या ताल्लुक। जी जी। खैर मैं गया, बड़े अच्छे प्यार मोहब्बत से कहते हैं हमारी ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक कप चाय पिए, तो आप बैठे हैं, ये आप कहाँ थे अब तक और क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा सर मैं तो आता था इसी चक्कर में। सही। नहीं आप रेगुलर आएंगे और बिल्कुल वेल डन। मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी और वो पहला कैरेक्टर जो था तो वो मेरा मेजर सपोर्ट था। अच्छा जी। हाँ उसमें पता नहीं मुझे 130 या 150 रुपये उसकी पेमेंट मुझे मिली। ओके ओके। और फिर जब वो स्क्रॉल चला आखिर में तो उसमें और नजीबुल अंजम पहले ही प्रोजेक्ट में मैं इस तरह हो गया। ओए होए। और मैंने कहा वाह बल्ले बल्ले हो गई है। फिर नेक्स्ट डे पहला पेशावर का तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम था, आपसे क्या पर्दा। अच्छा जी। खाके एंकरिंग मैं करता था, साथ में खाके भी परफॉर्म करता था। ठीक है। वो सिलसिला मेरा शुरू हो गया और फिर रेगुलर चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चला। सही है। फिर उसी दौरान हिंदको का पहला सीरियल इस पेशावर सेंटर का ततियाँ छावा, नौशाबा मैडम वाला, उसमें नौशाबा मैडम भी थी क्योंकि उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में मुझे इसका नाम लेके बताया था। अच्छा। हाँ वो कोई वो था ना आपका, मतलब शायद वो होंगी आपके साथ नहीं होंगे उनके सीन्स। शायद 74। जी 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 जी। तो वो ब्लैक एंड वाइट का दौर था। अच्छा जी। तो वो ततिया छावा मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा एक तो नाम उसमें मेरा नाम था मसीती और मैं मुलाजम होता हूँ घर का और कॉमेडी वगैरह करता हूँ। ठीक है। तो प्रोड्यूसर को ज़िया रहमान साहब थे, खुदा मग़फ़िरत करे, तो मुझसे कहने लगे नजीब तुम अपना नाम मसीती क्यों नहीं रख लेते। मैं कहा सर खुदा के लिए मसीती, चले मैं देखता हूँ, मैं घर मशवरा करूँगा। मैं अम्मी से पूछा, मैं अम्मी कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हें, नजीबुल अंजम और अब मसीती, ये क्या। मैंने कहा अच्छा अम्मी। कहते अपने में कुछ कमाल पैदा करो। हाँ ताकि ये नाम नजीबुल अंजुम जो बड़े प्यार से लोग फिर ले। सही। मैं कहा यार बात तो बिल्कुल सही है। मैंने प्रोड्यूसर का मैंने कहा नहीं सर नाम नहीं चेंज करना, यही रखना है। और कहा ठीक है। कहते यार बड़ा लंबा नाम है, हम जब स्क्रॉल बनाते हैं तो फिरदौस जमाल, कबीर खान और एकदम नजीबुल्ला अंजुम बाहर ही निकल जाता है। सही है। हाँ ये तो होता है। तो फिर चलें ठीक है, कहते हैं वही रख। फिर उसके बाद हमारा एक सीरियल था, पहला सीरियल था सौदागर पेशावर सेंटर का, लेकिन वो डॉक्टर डेनिस आइजक ने तहरीर किया था। बहुत जबरदस्त, बहुत काबिल, बड़े काबिल जीनियस था वो डॉक्टर था। लेकिन वो बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अच्छा जी। ओके। उनके तहरीर में अफसानियत बहुत जबरदस्त, और उनका मुशाहिदा जो था ना एनवायरनमेंट को लेके, गॉड गिफ्टेड थे। वाह वाह वाह, वो गॉड गिफ्टेड। वो जनाब वो उन्होंने गांव के चूँकि माहौल पे लिखा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद पहला सीरियल फिर था अतीक अहमद सदीकी साहब थे प्रोड्यूसर, जो आजकल अमेरिका में है, और जौहर मीर साहब खुदा मग़फ़िरत करे मरहूम, उन्होंने तहरीर किया था एक था गाँव। वो फिर सुपर डुपर हिट हुआ। सही। हालांकि उन दिनों में हमें उर्दू प्रोग्राम हेड ऑफिस से नहीं मिलते थे। हमें सिर्फ ये कहा जाता था अपने रीजनल प्रोग्राम तक रहें, पश्तो हिंद को, बस दैट्स ऑल। अच्छा। तो पहला जब ड्रामा हुआ पेशावर से कंपटीशन का, पागल उर्दू तारिक सईद साहब ने वो किया था। अच्छा जी। तो उसने विन किया और 1 2 3 मेरा ख्याल अवार्ड भी ले ली उसने। फिर उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू किया पेशावर सेंटर के ऊपर, और फिर उर्दू प्रोग्राम देना शुरू किए। फिर उसमें डॉक्टर डेनिस आइजक के 2-3 सीरियल थे उर्दू के। अच्छा जी। जिससे हमें रिकग्निशन मिली हेड ऑफिस में। सही है। क्योंकि 1-2 अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था, हम देखते थे। अब लाहौर के पंजाब के उस वक्त असगर नदीम सैयद, अमजद इस्लाम, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, फातिमा सुरैया भजिया, ये सब लोग होते थे ना। तो ये इनका रूज था, बॉम्ब था।
ये किसी को करीब ही नहीं आने देते थे। आराम, जीते रहो, अस्सलाम वालेकुम भाई, जीते रहो, अच्छा अच्छा थैंक यू, ओके, थैंक यू, ये था। लेकिन डॉक्टर को मैंने देखा, उसको हर बंदा गले लगा, वो आना यार डॉक्टर तू किथे यार, अच्छा उत्थे की ले रहे हैं इथे यार, इधर रात उधर। वो फिर एहसास हुआ कि नहीं, एक्सेप्ट किया है, इन्हें कबूल किया है। और ये बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त, रिकग्निशन और साथ में एक्सेप्टेंस। जो उस वक्त की ऑडियंस थी वो आप वाली बात है, वो माफ नहीं करती थी ना जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अच्छा, वैसे आप मुझे बताइए कि आपके अपने पसंदीदा पाकिस्तान के राइटर्स कौन कौन से थे लोग? राइटर्स तो नंबर 1 पे तो इशफाक साहब थे। इशफाक साहब आइडियल थे। आपने काम किया इशफाक साहब के? मेरी हसरत थी, मैंने एक प्ले का, उन्होंने पूछा था हेड ऑफिस ने मुझसे, अच्छा जी, कि भाई आप कोई बताएं क्या करना चाहते हैं ताकि हम वो तहरीर करवाएं। तो मैंने फिर आइडिया दिया था ईदी साहब का। अच्छा अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। हाँ, मैं क्या ईदी साहब को जहन में रख के, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, वो फिर नहीं हो सका। उस वक्त हयात थे ईदी साहब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उनका मतलब कहते हैं यार वो बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है, उसके लिए अरेंजमेंट और ये और वो बड़ा। मैं क्या देख लें, आपने पूछा है मैंने बता दिया। सही 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 सही। अच्छा, और फेवरेट डायरेक्टर्स कौन कौन थे आपके? फेवरेट डायरेक्टर जी, एक तो नंबर 1 पर है शुएब साहब, शुएब मंसूर साहब, मोहसिन अली साहब, बख्तियार अहमद साहब, यस, जिनके साथ मैंने काम किया है। कैलाश प्ले किया था जी जी, मुझे याद है। मुस्तनसर हुसैन तारा जी साहब जी जी, जबरदस्त ड्रामा। बम्बोरी वैली में हम जी 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 21 दिन गुजारे थे। इसके अलावा जनाब अली कैसर फारूक साहब थे जी, या जो कहीं बाहर हैं, कहीं किसी बाहर के मुल्क में हैं। जी जी, वो हैं, उनका वो भी बड़े जुनूनी उनके थे। नाम के साथ हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता था, एक फारूक कैसर थे, एक कैसर फारूक। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो भी बड़े काम के गुनी थे। कमाल अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी उनको। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मेरे वालिद मरहूम बड़े मुश्किल आदमी थे, वो किसी की तारीफ ज़रा कम ही करते थे। उन्होंने आपके मुतल्लिक एक मुझे बात कही थी जब हमने काम किया था साथ में। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पूरे मुल्क में नजीबुल अंजुम एक वाहिद एक्टर हैं जो हॉलीवुड के एक्टर लगते हैं। उनका मेथड जो है वो रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो और मार्लन ब्रांडो जैसा है, क्योंकि आपकी जो करैक्टर को अपने अंदर उतार लेने की सलाहियत थी। अब जब मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ, ज़ाहिर है मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डीप मैंने एनालिसिस किया है अपना। आपका मेथड क्या है एक्टिंग का बुनियादी तौर पे? जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आप काम कर रहे थे, आपका एक मेथड होगा डेफिनेटली जिसके थ्रू आप कैरेक्टर को अपने अंदर उतारते हैं। वो क्या आप थोड़ा सा शेयर करेंगे? माशाल्लाह, आपके वालिद तो बड़े बारीक बीन हैं। जी जी, वो तो क्या बात है। जी, मेरा सलाम। उन्होंने ये आपके मुतल्लिक लाजमी कहा था। मैंने उसका पार्ट बनाया इसको, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती, मैंने आपको डायरेक्ट भी किया। लेकिन ये है कि ये मुझे प्लीज़ अपना मेथड थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए, मेरी शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि लोग मुझे नाम से ना पहचाने, मुझे उस करैक्टर के हवाले से पहचाने जो करैक्टर मैं कर रहा हूँ। जैसे मसीती, जैसे मसीती हो गया ना, तो उसकी मुझे खुशी होती है कि ये करैक्टर रजिस्टर हुआ। जी 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 जी, लोगों ने कबूल किया। सही है, सही है। अभी पहले आप बात कर रहे थे नुशाबा साहिबा का। जी जी, इनका और मेरा एक ओल्ड एज पे एक था प्ले था। जी जी जी, उसमें दोनों हम बूढ़े बने हुए थे। और ये था कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, हाँ, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है इस बुढ़ापे में इंसान की। जवानी में तो सब आइडियाज होते हैं, हाँ जी। बुढ़ापे में ये था कि जनाब मैं वो जब खाना वाना पकाती है और वो लकड़ियाँ जलाती है, तो उससे जो धुआं हो जाता है घर में, तो अस्थमा का उसको प्रॉब्लम होता है, तो वो खांसती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा ये होता है कि मैं वो गट्ठा उठा के लाता हूँ, हाँ, तो वो इधर निशान पड़ जाते हैं मेरे इधर। ठीक है। तो वो मेरे लिए जाके सरसों का तेल लाती है गांव से, उसकी मुझे मालिश करती है, और मैं उसके लिए शहद लेकर आता हूँ। अच्छा, कि ताकि ये खांसे ना और इसको आराम सुकून आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये प्ले हमने किया था। और आप दोनों फुल जवान थे उस टाइम पे ना, जब गेटअप किए हुए थे, बड़े हैवी गेटअप किया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको ओल्ड बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया था। उन दिनों करते थे, हाँ, कार्टन वगैरह इस्तेमाल करते थे चेहरे के ऊपर, झुर्रियाँ डालने के। अच्छा जी। तो खैर वो मैंने जब वो हमने कर लिया तो अच्छा गया, प्ले पसंद किया गया। 10 साल के बाद मुझे शायद प्लेटफॉर्म पे, गाड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म पे था या एयरपोर्ट पे था, एक साहब मुझे मिले, बड़ी संजीदगी से मुझे हाथ मिला, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम सर, आपने जो नुस्खा बताया है वो आज तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा।
मैंने कहा क्या मतलब, कैसा सा? हाँ। अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आप सिखाते हैं, आपको पता नहीं चलता? हाँ। मैं कहा नहीं भाई, आपको गलत फहमी हुई है, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना हकीम हूँ, ना होम्योपैथिक आप से। भूल गए थे जेन्युइनली? मुझे क्या पता ये, मैं समझा आम नाजर की तरह कोई होगा, ठीक है मिला। मैं कहा सॉरी, मैंने आपको पहचाना है। उसने फिर स्टोरी शुरू कर दी। क्या बूढ़े बने होते हैं, फलां होते हैं और वो शहद उसके लिए लाते हैं और नीम गर्म पानी में उसको देते हैं और वो ठीक हो जाती है। सही। और मैं आज तक शहद इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं फिर आया टीवी स्टेशन, मैंने प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा देखें हम इस काम को कितना इजी लेते हैं। वाह 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 वाह। और लोगों की जिंदगियां बदलती हैं हमें देख के। हम इस काम को किस तरह ले रहे हैं इस काम को। कहते यार वाकई ये बात है। और ये वाकई 70 तक कॉम्बिनेशन का तस्वर नहीं था कि मैचिंग कपड़े हों और मैचिंग शूज हो और मैचिंग ये हो। ये 70 के बाद जब टीवी में ये सिलसिले शुरू हुए तो आज देख लें माशाल्लाह किचन भी अलग हो गए हैं, चैनल बन गए हैं, दवाइयों के भी अलग चैनल बन गए हैं, हकीमों के भी अलग बन गए हैं, सब चीज़ें आ गई हैं, मार्केट हो गई हैं। सर मुझे बताएं, थिएटर से आपका कोई राब्ता रहा कभी? थिएटर मैंने कॉलेज में सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैं जब था तो फर्स्ट प्राइज़ विन किया था मैंने। अच्छा, हाँ, वहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी थी। सेकंड ईयर में फिर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। मैं जनरल सेक्रेटरी था अपनी काउंसिल का, ड्रामेटिक सोसाइटी का। फिर यहाँ मोहसिन अली साहब ने एक थिएटर किया था लियाकत मेमोरियल हॉल में, तो उसमें जुल्करनैन हैदर और बड़ी अच्छी टीम थी, बुशरा अंसारी साहिबा और मोहसिन साहब ने वो प्रोड्यूस किया था। अच्छा। अतर शाह खान साहब का प्ले था, जेदी साहब। अच्छा जी। हाँ, तो बड़ा अच्छा प्ले था वो। एक तो अच्छी टीम के साथ गिनती के मैंने किए प्लेस। ठीक है। बाकी तो आम वो सीरियस थिएटर था या कॉमेडी था? कॉमेडी था। कॉमेडी है क्योंकि जेदी साहब तो आपको पता है वो तो। लेकिन संजीदा का, अच्छी कॉमेडी, साफ सुथरी, हाँ, जुगतों वाली नहीं। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि इस फील्ड में आपके कोई दोस्त बने, और अगर बने तो उनके क्या नाम थे? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं बना। मतलब मैंने बनाने तो की कोशिश की। आपके होते हैं जब आप काम की हद तक। हाँ। लेकिन आप क्योंकि इस काम में जो है ना, देखें जेलसी बहुत ज्यादा है हमारी, चूंकि हम स्क्रीन पर होते हैं। जी बहुत ज्यादा जेलसी। पॉलिटिक्स भी बहुत है ना इसमें। इस फील्ड में हिरस, हवस, लालच, गरज ये बड़ी तेज़ी से आती है, क्योंकि स्क्रीन में रात को इंसान ज़ीरो पे खड़ा होता है और मॉर्निंग में जैसे हिट होता है तो वो ज़ीरो से हीरो हो जाता है। वाह वाह वाह, सही। तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है शोहरत को, कि लोग जब देखना शुरू कर, ओ गया, वो दे ये जब आवाज़ें आनी शुरू होती है ना, तो फिर इंसान ऐसा ऐसा घूमना शुरू हो जाता है। यार ये क्या हो रहा है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। फिर बड़े बड़ों के स्टमक खराब हो जाते हैं, और हुए हैं, और अभी भी पड़े हैं मार्केट में, पड़े हुए हैं। सही बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने स्टार्ट तो पीटीवी से किया था। बिल्कुल। पीटीवी से जब शिफ्ट हुआ एनटीएम, जिसको बाद में एसटीएन कर दिया, जब प्राइवेट प्रोडक्शन आई, तो आपने भी उसमें बहुत सारा काम किया। ये क्या दिन थे, और इससे पीटीवी की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने मतलब क्या आपके लिए हर्डल्स क्रिएट किए, या आपके साथ जो मतलब लोग थे उन्होंने क्या क्या मुश्किलात फेस की? देखिए, हमारे लिए तो नहीं थे, उनके प्रोड्यूसर्स के लिए था। अच्छा। क्योंकि जब एनटीएम और प्राइवेट सेक्टर जब शुरू हुआ तो उनको प्रोफेशनल लोग चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, आर्टिस्ट तो चाहिए उनको। तो वो प्रोड्यूसर जब जाते थे तो बाकायदा फिर उनके पास जैसे इंटेलिजेंस लगा देते हैं ना, उनके पीछे भी ये लगा देते थे लोगों को कि भाई देखो, वॉच करो कहाँ काम कर रहा है। अच्छा, शाम को कहाँ वो शूटिंग कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है। ताकि हमारा टीवी का काम मुतासर न हो। तो वहाँ से अट्रैक्शन बड़ी थी, पैसा आता था, तो वो चले जाते थे, करते थे वो काम। तो बस इसी हद तक था। एक बहुत आइकॉनिक ड्रामा आपने किया था, रेड कार्ड। और उसके मतलब एक दो सवाल तो हैं मेरे पास जो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन रेड कार्ड जब आपको ऑफर कैसे हुआ था? यावर, ये मैंने नाम लिया था ना, अयूब खावर साहब जी। अयूब खावर साहब ने डायरेक्ट। हालांकि अयूब खावर साहब का उसमें नाम नहीं है क्रेडिट्स में। अच्छा। उसमें मोहम्मद यासीन मलिक का नाम है, डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन। अच्छा। और राइटर उसमें रिमशा थी। यही मैंने क्वेश्चन भी करना था कि रिमशा हैं कौन थी? नहीं, मैं भी नहीं पहचानता उनको, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत आला लिखा हुआ था। वो रिमशा कोई कैरेक्टर नहीं है, ये ऐसी किसी ने मतलब लिखा, इन्हीं में से ही, और वो नाम उन्होंने उनको ये करते थे अक्सर। मतलब आप मानते हैं कि
हो सकता है कि वो हसीना मोइन ने लेट्स सपोज लिखा और नाम वहाँ पर ये दे दिया हो, है ना, इसी तरह ही होता है ना। अच्छा, वो जो ड्रामा था वो बड़ा ही एक आइकॉनिक ड्रामा था, उसमें सोशल इश्यूज थे, बहुत सारे ट्रैक्स थे। आपका जो ट्रैक था वो तमन्ना बेगम के साथ था, ज़ारा फारूक के साथ था, फिर उसमें एक बड़ी ही अच्छी एक्टर्स थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, आप अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं, साशा नाम था उनका, जो आपकी बहन बनी होती हैं, याद है, फिरदौस की जो वाइफ होती हैं, जी, वो छोटे बालों वाली ना, वो बड़ी उस टाइम पे इन थी और वो अचानक ही गायब हो गई, फिर उनका नहीं पता चला। और ज़ारा फारूक के आप मामू बने हुए थे, वो बड़ा अच्छा। लेकिन उसमें जो सबसे आइकॉनिक सीन्स थे वो आपके और तमन्ना बेगम के, जो आपकी नोक झोंक लड़ाइयाँ और ये वो मुझे बताइए कि तमन्ना बेगम जैसी प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट थी, उनके साथ ये रिएक्शन एक्शन जो था ये क्या था? ये तो यकीन माने मैं इतना घबराता था। एवरग्रीन स्टूडियो में हमने रिकॉर्डिंग की है उसकी, सारे सीरियल की, तो अकेले में फिर बैठ जाते थे तो तमन्ना आपा के साथ में ज़रा गपशप लगा के ताकि इजी हो जाए, रिलैक्स, क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस था बड़ा। और फिर जिस तरह शाइस्ता और शुस्ता उर्दू वो बोलती थी, मैं तो नहीं बोल सकता था। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा आपका ये फाइन और आवाज़ का जो इसको कैसे आपने, कहती मैंने घर में छोटा सा लान है, उसमें मैंने मिर्ची लगाई हुई है और मैं मिर्ची बहुत खाती हूँ, मैं बहुत मिर्ची हूँ। तो फिर मुझे तोता याद आ गया ना कि वाकई तोते के बारे में, उसको मिर्ची खिलाओ तो बोले टै करता है। तो उनके साथ हम बैठ के अलग से हम रिहर्सल आपस में करते थे, पॉलिश करते थे लाइनें अपनी ना, कि इस तरह मैं आऊँगा, ये करना है, ये करना है। तो वो बड़ी कोऑपरेटिव, क्योंकि आपका और उनका ना उसके अंदर मतलब जो एक नोक झोंक थी ना वो बहुत ही जेन्युइन थी, क्योंकि वो मतलब ज़ाहिर है इस तरह लगता था जैसे आप वाकई साथ ही पले बड़े हैं, इकट्ठे मतलब वो है ना। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल के ड्रामाज में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कि जो कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो एक कनेक्शन होता है ना वो नहीं होता। माँ जो है वो बच्चे को प्यार करते हुए आजकल के ड्रामा में इस चीज़ का ख्याल कर रही होती कि इसका जेल ना ख़राब हो जाए, इसके बालों का हेयर स्टाइल ना ख़राब हो जाए। और वो जब से माँ से मम्मी बनी है ना, वो मम्मी बन गई है, फिर वो जो मिस्र में मम्मियाँ नहीं निकलती थी कि वो ख़राब ही कर दी। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये ड्रामा तो इंटरनेशनल भी चला, जी पे फर्स्ट टाइम चला, जी पे ये पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम चला, बिल्कुल। और आज तक लोग इसके मुतालिक बात करते हैं कि ये बहुत ही एक आइकॉनिक। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है, मुझे अब याद तो जहाँ तक पड़ता है, वो एक फाइनल ड्रामा मैंने देखा था जिसमें आप क्लीन शेव आए थे, लाइक मूंछों के साथ आए थे, आपने उसके बाद दाढ़ी रखी। हाँ, बिल्कुल एज इट इज। तो ये बियर्ड की क्या स्टोरी है? इतनी भरी जवानी में बियर्ड आपने क्यों रखी? ये उसकी यही वजूहत थी ना, जब आसपास मैंने देखा ना कि ये हमारे इस काम के साथ क्या हो रहा है। आप यकीन माने, एक ऐड के लिए मैं जब वहाँ गया, अल्फान कुसट साहब, जी, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो ऐड बनाना चाह रहे थे, वो उसमें लाहौर में। अच्छा जी। तो एक तो एवरग्रीन है, दूसरा कौन सा है? एक बारी है, बारी में जी। तो बारी में हम शूट कर रहे थे, तो मैं कैमरे के बैक पे बैठा हुआ था चेयर पे, अपने इंतज़ार कर रहा था अपने शॉट का। तो इतने में एक खातून आई, खातून जैसे ही आई तो मैं कटसी से खड़ा हो गया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप यहाँ तशरीफ़ रखें, बैठ जाए। वो आके बैठ गई। तो उसी स्टाफ में से एक बंदा मुझे कहता है, खान साहब ये की कीता तुसी? मैं कहा क्यों, क्या हुआ है? ये तुसी उठे क्यों? मैं कहा यार वो लेडीज आई है, जो बुरी गल है बैठना। ओ नहीं जी, ना करो, साढ़े से कम ना दिखो तुसी। ये क्या? मैं डर के एक साइड पे चला गया। मैं कहा यार ये मैंने कौन सा गलत काम किया? वहाँ मेरे दिल में ज़रा सी, मैंने कहा यार इस काम की ये और ये लेडीज़ के साथ ये एटीट्यूड और ये, मैं बड़ा दुख हुआ ऐसे। एक ये मैंने देखा, एक मैंने 7 के फ्लोर में शूटिंग हो रही थी, वहाँ मैं चला गया। वहाँ देखा तो लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, तो एक हैंडसम खातून और बड़े टाइट कपड़े वगैरह पहने हुए थे, तो एक टांग ऊपर बेंच के ऊपर करके इधर से गोल्डन लाइट्स, इधर से गोल्डन लाइट्स और डिस्को लाइट्स ये डाल के और ट्रॉली से शॉट ले रहे हैं। किसी फिल्म का सीन था? किसी फिल्म का कोई शूटिंग थी, पता नहीं क्या। मैंने देखा, मैंने कहा फिर आके मैंने पूछा, मैंने कि ये क्या कर रहे हैं? कहते फिल्म की शूटिंग है, गाने का पोर्शन है बीच में, ये पंच करेंगे डगा। अच्छा। उस दिन से मुझे फिल्म से नफरत हो गई, इंडस्ट्री से नफरत हो गई। मुझे बिल्कुल लगता था गाली है इंडस्ट्री के। आज इंडस्ट्री का हशर देख लें, इंडस्ट्री है ही नहीं ना, वाइंड अप हो गए, सब कुछ वाइंड अप हो गया। सैन में मार्केटें बन गई हैं सिर्फ इसी वजह से कि हमने उसकी कदर नहीं की, उसको सीरियस नहीं लिया, उसको संजीदा नहीं लिया। पढ़े लिखे लोगों को हमने पीछे धकेल दिया कि आप नहीं समझते। अब हमारे पश्तो जैसे कल्चर में आप अंदाज़ा लगाएं कि फिल्म का नाम रखते हैं दुल्हन एक रात की, ये ऊपर से दावा करते हैं कि हम गैरतमंद हैं, और क्लासिक्स में लिखते हैं उस फिल्म को कि उसने बड़ा बिजनेस किया है,
बड़ा पैसा कमाया दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, पठान थे। और बदतरीन उससे बाद फिर फिल्में बनना शुरू हो गई उसी डगर पर। सही। जिस तरह के पंजाबी का हशर नशर कर दिया है। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, नासिर अदीब साहब का। हाँ जी। मौजूद है जी, वो मौजूद है, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। जी जी जी, वो बड़ी बोल्ड बातें करते हैं, ओपन बातें हाँ करते जी, हैं, जी, उस जी। लोगों को इतराज सच भी बोलते होता हैं ना है। वो। जी जी, ये अब मुझे नहीं पता कि सच बोलते हैं या झूठ हाँ बोलते ये हैं, भी, हाँ ठीक है। लेकिन वो बताते हैं हमारे इधर टीवी में तो पढ़ी लिखी खवातीन, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग आते थे। ठीक है। तो वो कहते थे हमें ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ हेरवन चाहिए ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਏਰੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, हीरा मंडी। तो ਉੱਥੋਂ से ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਉੱਥੇ ਦੀ हैं ना। तो ये बात जब मशहूर हुई ना तो फिर ख़वातीन ने फिर गुलबर्ग में, डिफेंस में, इधर उधर बंगलोज में जाना लेना शुरू कर दिए घर, ताकि हमारे ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो लोग। लिबादा। अच्छा, वैसे आपको याद है कि बिल्कुल यही वाली जो चीज़ है, रेड कार्ड में कमल और नैना का जो पोर्शन था, वो बिल्कुल उन्होंने बहुत एक्सपोज किया था उसके अंदर, कि वो जो मोबाइल का जो एक वो आ गया था उसके और एक्चुअल उस वक्त मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप रूम में बैठे हुए थे। हाँ जी। तो वो बड़ी आंखों वाली क्या नैना जी जी, नैना मेकअप जब करवा रही थी ना, तो उन दिनों वो बड़े जी वो बड़े हथौड़े जैसे वो मोबाइल, हाँ, जी एंटीने वाले जी जी, वो 4 पड़े हुए थे। हाँ, तो उसको जाहिर है 4 जिसके आगे ये चीज़ें 4 पड़ी हों तो सब खामोश ही रहते थे और चुप करके सिर्फ देखते थे, बात नहीं कर सकते। बाद में रात के 1-2 बजे पिजारो आती थी, तो वो कहती थी मैं ज़रा जाके टी ब्रेक कर लिए, थोड़ा सा ये चली जाती थी। सब खामोश, बस सुमन बुकमन रहते थे, क्योंकि ये बदमाशों का अड्डा बन गया था। फाइन आर्ट का जो ये इंस्टीट्यूट एकेडमी थी ना, ये बदमाश लोग जो हैं, जितने जिसका ताज़ा बाप फूत हो जाता था, वो अपना प्लॉट बेचा, फसल बेची, सब कुछ बेच बाज के जनाब अली क्या है कि जी फलां हीरोइन का वो है, शदाई है। यकीन माने एवरन्यू ने बाकायदा इश्तिहार नशर किया कि हमारे पास इतने प्रिंट पड़े हुए हैं फिल्मों के, और जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारी अगर हैं तो आकर ले जाएं, वरना हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। शूट हुई फिल्म, ये वो शौकीन लोग हैं जो जिम्मेदार है, सरमाएदार है, और ब्लैक मनी वाले लोग जितने भी हैं, तो वो आते थे इस फिल्म इंडस्ट्री में तमाशबीनी के लिए। एक दिन हमारे में वो कर रहा था, शूट कर रहा था एवेन्यू में, तो वहाँ से वो हमारे एक आर्टिस्ट हैं, तो वो सुबह हम पैकअप करके जब जाने लगे घरों को, तो वो मुझे कहने लगा नजीब साहब आज तो असी रबड़ी दूध पिलावांगे। मैं कि रबड़ी दूध, मैं अच्छा, मैं सोच रहा था रबड़ी दूध क्या होगा, किस तरह का होगा, पता नहीं, पहली दफ़ा मैं नाम सुन रहा हूँ, मैंने पिया तो नहीं है। अच्छा जी। तो वो जनाब अली जब वापस जाने तो रास्ते में वो एक जगह खड़े हो गए, तो वो दूध बेचने वाला वो दुकानदार जो आया, तो वो इतना बड़ा, सिर्फ उसने बस बनियान पहनी हुई थी और वो पहना हुआ था, ठीक है, धोती इधर धोती। ओ बादशाह लोग आ गए ना, क्या बात है। तो पहले तो मैं उसको देखता रहा, तो लाया वहाँ, उन्हें क्या लिया, तो इतना बड़ा गिलास था, जी, तो वो ले आए, उस पे मक्खन और पेड़े पता नहीं क्या। खैर वो मैंने पिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। जब पी लिया, जाने लगे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त दूध है, ये कौन है ये बंदा? कहते सारा प्रोड्यूसर है ना जी। ओह माय गॉड। हाँ, फलाना जगह गुजरते, फलाना, और सारी आने ना बढ़ाई ना, फिल्मों का प्रोड्यूसर दूध बेचने वाला। तो ये बातें मिथ नहीं है कि मतलब वो दूध वाले गवाले जो हैं, इस पे काम करना चाहिए। ये जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, इनके अंदर घुसेंगे और बताएंगे कि ये कौन लोग थे जिन्होंने के सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे। आप देखें ना, सुल्तान राय जैसे ही फोत हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई। राइट। क्योंकि गंडासा गिर गया, खून ही खून। और इन्होंने पहनाया भी, वो मतलब पकड़ाया भी और लोगों को, लेकिन वो जाहिर है सुल्तान साहब वाला तो नहीं कोई वो कर नहीं सकता। होता है, ट्रेंड होता है, वो चल पड़ता है। यकीन माने बहार बेगम एक मरतबा एक इंटरव्यू में फरमा रही थी, वो गुजर रही थी कोट लखपत जेल में, तो एक साहब बैठे हुए थे, उनको वो सारे पड़े हुए थे,
कॉलर नेक कॉलर, अच्छा वो अच्छा हथकड़ियाँ और ठीक 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 ठीक, पाँव में बेड़ियाँ। जी 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 जी। तो उनसे कहने लगे, कहते ऐसे बंदे ने सुल्तान राय दी फिल्म देख के कत्ल कीता है। और वजह पूछी कि भाई तेने उसने देख के क्यों कीता है? कहते जिस तरह उन्हें मारे सी ना, उसी तरह जब मैंने मारा तो मेरे दिल से ठंड पै गई है। और जिस खलूस न लो छुरा मारदा सी, तो अब ये इस नौबत इस हद तक पहुंचा दिया था। अब उसमें पता है बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरजीहात में फाइन आर्ट है ही नहीं। ऑफिशियली, हाँ ना, ऑफिशियली नहीं है ना। आप देख रहे हैं बड़े बड़े महकमे हैं, बिल्कुल सही है, इदारे बने हुए हैं, इसको महकमा मानते हैं, स्टाफ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पड़े हुए हैं, बेहतरीन स्टाफ बैठा है, हेलो हाय ही हु कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ जीरो। कि भाई, और फाइन आर्ट जो है ये लाइफ को फाइन बनाने के लिए, आप अच्छी मौसीकी सुनते हैं आपको सुकून मिलता है, अच्छी पेंटिंग देखते हैं आपको सुकून मिलता है, अच्छी शायरी सुनते हैं आपको सुकून मिलता है, और इंसान नेचर के करीब हो जाता है, होता है। जी जी, और ज्यादा, और मुंह से बेसाख्ता निकलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि मैं जब एक्टिंग में पढ़ रहा था और डायरेक्शन पढ़ रहा था, तो उसके फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि आप लोग एक बहुत एलीट किस्म की एक जॉब है आपकी, और उसका असल मकसद ये है कि आपकी जनरेशन का जो मटेरियल है वो आर्काइव होके अगली जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जब अगली नस्ल आएगी तो वो आपके दौर में नहीं जी हुई, तो वो आपके बनाए हुए गाने, फिल्म्स, प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स की चीज़ें वो देखेंगे, और वो फिर अपनी जो मतलब क्या कहते हैं उसको, जो एक मतलब डिजाइन करेंगे अपने आप को कि भी ये भी है, उसको रिफाइन करेंगे। लेकिन हम लोग अगर गुजरों और बदमाशों के साथ फिल्में बनाते रहे हैं तो डेफिनेटली जो नई नस्ल, लेट्स सपोज अब आजकल जो जेन ज़ी आई हुई है, वो क्यों एक गुज्जर की फिल्म जो है उसको देख के वो तो कहेंगे ये तो, और अभी इसीलिए मजाक उड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि ये क्या बेहुदगी थी, अच्छा ये थी वो फलानी रीमा बेगम, या ये थी फलानी, इनकी फिल्में देखो, और अब बड़े पारसा बनते हैं ये लोग। अब हमारे बच्चे जो हैं वो होशियार हो गए, देख के समझ गए जी 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 कि हमारे साथ आज तक क्या मजाक होता रहा है। तो मैं नहीं मानता कि अगर कोई इंडिया से इम्प्रेस है या हॉलीवुड से इम्प्रेस है या नेटफ्लिक्स से इम्प्रेस है, वो इसलिए क्योंकि वो आर्काइव कर रहे हैं। देखिए सर, इम्प्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको होना पड़ता है। हम भी इंस्पायर होते थे, मैं भी शुरू में जब मूवीज देखता था तो नसीरुद्दीन शाह साहब का, समीता पाटिल का, मैं घंटों सोचता था, रात को रोता था उनके वो सीन याद करके कि जिस तरह वो परफॉर्म करते थे। दिलीप साहब का जी जी जी, उनका फुटवर्क, उनकी मूवमेंट, उनकी अदायगी, तलफ़ुज़ की, तो रश्क आता था। लेकिन ये सब वो लोग हैं, ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं। मैं समझता हूँ जी 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 कि ये अल्लाह के गिफ्ट है। जब अल्लाह खुश होता है तो अच्छे लोगों से वास्ता पड़ता है, और वो कहता है कि जा मेरे लोगों को एंटरटेन कर, माशाल्लाह, यस, उनको बता, यस यस, सुकून दे लाइफ में। क्या बात। आज देखें ना, करोड़ों की आबादी है, दूसरी लता मंगेशकर नहीं है, हमारे पास नूरजहान नहीं है, हमारे पास मेहदी हसन नहीं है, निकाल लें कोई ऐसा बंदा पैदा कर लेना। और इस वक्त टिकटॉकर्स हैं सारे, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपकी आर्काइव को आगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जी जी, सबसे बुनियाद है। यही तो हमारा अलमिया है ना कि हम लोग, और फिर आप वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जिस तरह आप फिल्म की बात करें, इसी तरह हमारे ड्रामाज, आपके भी कितने ड्रामाज हैं डिस्कार्ड कर दिए पीटीवी ने। हाँ जी, उसकी केयर नहीं की, वो आग लगा देते थे कभी कभी। हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, और उसके पीछे उनकी अपनी एकेडमी थी, और उस जमाने में बख्तियार अहमद साहब, मोहसन अली साहब, ये इस तरह के सीनियर मोस्ट वहाँ हेड रहे हैं, और हमारे पास सेकंड लाइन नहीं बन सकी, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की, एक्टर्स की। कोर्सेज वगैरह ये कर लेते थे, छोटे मोटे को, साउंड का कोर्स कर लिया, ऑडियो वीडियो कर ली, वो कर ली। लेकिन इस तरह के आइंदा का नहीं सोचा इन्होंने कि भाई आने वाले वक्त के लिए कुछ किया जाए, जो कि जैसे आपने फरमाया कि हमारे यूथ के लिए बड़ा जरूरी है। जी 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 जी। आजकल सिर्फ ये है कि कमाऊ, काम देखो कि रोकड़ा कितना है, कहाँ है, कितना है, इस चक्रों में वो यही मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि आजकल जो है ना, फेमस होने का दौर नहीं रहा, वायरल होने का दौर आ गया। बस, वेरी राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक फिल्म की थी खुदा के लिए, जी जी, शुएब मंसूर साहब ने वो डायरेक्ट भी की, राइट भी की। थोड़ा सा उसका मुझे बताइएगा कि वो आई थिंक एक फाइनल हमारा पाकिस्तान जो इंडस्ट्री थी उसका एक तोहफा समझ लें उनकी तरफ से था, जिसमें शायद उन्होंने सिखाने की कोशिश की कि इस लेवल की या इन सोशल इश्यूज़ के ऊपर मूवीज़। उसमें 9/11 डिस्कस हुआ था, उसमें ज़बरदस्ती की शादी डिस्कस हुई थी, उसमें तालिबान का पोर्शन डिस्कस हुआ था। आपका पहले तो मुझे बताएं तजर्बा कैसा रहा मूवी का, और दूसरा शुएब साहब के साथ काम करने का तजर्बा। शुएब साहब तो वो भी जिसे कहते हैं ना कि नेचुरल
फनकार हैं वो, गॉड गिफ्टेड। हाँ, उनको ये वाहिद शख्स है कि जिसको सेकंड MD की ऑफ़र हुई थी कि तुम्हारे लिए हम क्रिएट करते हैं ये जॉब, उन्होंने इनकार कर दिया था। और जेलसी इनके साथ बे इंतहा कॉर्पोरेशन में होती थी क्योंकि इनसे सीनियर मोस्ट थे, आउटपुट ज़ीरो थी। इनका काम यूनिक। आज लाइब्रेरी में अगर आप PTV की देखें आपको ज़्यादा काम शुएब मंसूर साहब का म्यूज़िक शो, 50-50, मज़ाहिया, टॉक शो, अनकही, सब कुछ आपको सारा मतलब ड्रामा भी उन्होंने किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल की जनरेशन में सिर्फ उनका काम है जो रेलेवेंट है ना। हाँ बिल्कुल। और जिससे आपको कुछ मिलता है, जैसे कि इनका अपना मोटो था जी कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन, कि ये आपके जो प्रोजेक्ट इसका मेन वो होना चाहिए, क्राइटेरिया ये होना क्राइटेरिया। अच्छा, जी हाँ। तो ये आज आप देख लें, ये चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं। मतलब देखा देखी सब काम हो रहा है कि यार वो इस तरह कर रहे हैं, चलो तुम भी इस तरह कर लो, उसने इस तरह का फ्रेम बनाया, तुम भी इस तरह का फ्रेम बना लो। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए कि खुदा के लिए में जो आपका कैरेक्टर था वो एक होते हैं माजूर बुजुर्ग होते हैं जिनकी एक टांग नहीं होती, तो ये कैरेक्टर जो है ये आपने किस तरह, मतलब आपको कैसे उन्होंने मतलब ऑफर किया और आपसे कैसे मुलाकात हुई उनकी और किस तरह? नहीं जानते तो थे, मैं इनसे पहले एक 8वां समंदर एक ड्रामा था, अच्छा जी, जो शुएब साहब ने तहरीर किया था, ठीक है, और मोहसिन अली साहब ने उसको प्रोड्यूस किया, वो कंपटीशन प्ले था, ठीक है, और उसमें उन्होंने मेरा ख्याल पहली दूसरी पोजीशन हासिल की थी। अच्छा। तो उस वक्त से मेरा था, वो मुझे लाइक करते थे, बहुत लाइक करते थे, तो उन्हीं के कहने पे मैंने वो करैक्टर किया था। मैं उधर गैर इलाके में होता हूँ जहाँ ये ईमान अली को अगवा करके लाते हैं और मेरा बेटा जो है उसको अगवा करके लाता है और फिर वो तबलीग के लिए चला जाता है। तो उसका बाप फिर आता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, तो नईम साहब थे, नईम ताहिर साहब, वो हेलीकॉप्टर में आते हैं, जी 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 जी, तो वो कहते हैं जी मेरा गवर्नमेंट का मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो खान साहब ये आप हमारे हवाले कर दें। वो नईम ताहिर का बेटा होता है ना, जो जिससे शायद फवाद जो होता है, फवाद खान जो होता है ना, आप तो नजीबा के वो होते हैं ना, ससुर होते हैं वहाँ पे, जो कि आपका बेटा होता है हमीद वो कोयटा वाला। जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो फवाद का दोस्त होता है, जिसके बाद में तालिबान से कनेक्शन निकल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपके पास लेकर आते हैं उस लड़की की जबरदस्ती शादी करवाने, जो कि बेसिकली उसका बाप इसलिए लेकर आता है वहाँ पे कि मैं थोड़ा सा तुम्हें नज़ारा वगैरह करवाऊंगा और फिर और वहाँ पर वो शादी कर देते हैं। आपका जो उसमें कैरेक्टर था वो एक बड़ा ही एक दिलचस्प कैरेक्टर था कि वो एक मतलब बड़ा ही रवायती किस्म का, और मैंने आपको कभी भी नहीं देखा हुआ था इस तरह गुस्से से धाड़ते हुए, जिस तरह उसमें एक सीन था वो जब आप बहुत बुरे तरीके से उनको डांटते हैं लड़कियों को कि तुम लोग क्या कहते हैं, निकल जाओ, पासा वृक्षा। वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे ये बताइए कि शुएब मंसूर साहब जो हैं सेट के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं? अरे सर वो तो इतने स्वीट इंसान है, इतने आराम से बात करते हैं, बड़े हलीम तरीके से। हाँ नजीब इसको ऐसा कर लो, फिर इधर से, हाँ इधर से आ जाओ, हाँ ठीक है ओके, ये इस टेम्पो में बात करते हैं। हाँ, वो एक्टर को फ्रीडम देते हैं। हाँ, और बड़े आराम से, मतलब एक तो जब कास्टिंग करते हैं ना तो वो प्रॉपर कास्टिंग करते हैं। अच्छा जी। जो कि इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट के बाद, ठीक है, कि अगर आपने प्रॉपर एक्टर ले लिया उसका तो आपका तकरीबन आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया। सही है, सही है, सिर्फ हल्का सा कन्वे करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो एक वाहिद डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा वो किया था जिसमें एक भी प्रोफेशनल एक्टर नहीं था। अंदाजा करें, टोटल उन्होंने आर्मी के लोगों से काम करवाया और वो ड्रामा हमारी जनरेशन खूबसूरत करवाया, इतना खूबसूरत क्या हद है, टाइमलेस। आज भी लोग उसको रिपीट इतने शौक से देखते हैं। टाइमलेस चीज है। बेशक। अच्छा, वो शूट कहाँ की थी आपने? हमें तो लगा वो अफगानिस्तान, पाड़ा चिनार बिल्कुल पहाड़ों के करीब था, अफगान बॉर्डर, मतलब पहाड़ के उस साइड पे अफगानिस्तान था, और वो अफगानों की बस्ती थी। अच्छा। बहुत बड़ी बस्ती थी, और वो जाते जाते ऊपर से वो गार्डर जो हैं लकड़ियों के वो उतार के ले गए थे, अपने निकाल के ले गए थे, घर बने छोड़ के। तंदूर भी हमें तैयार मिल गया, वॉशरूम भी तैयार मिल गया, उनका बेडरूम भी तैयार मिल गया, बस सिर्फ हमने प्रॉप्स रखी, रिफ्लेक्टर लगाए और कैमरा प्लेस किया, और अल्लाह खैर चला। हाँ, और नेचुरल माहौल, सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल ऐसा लगा, ग्रेड वाला काम कर दिया ना ऊपर से। वाह, जबरदस्त। सही है जी, सही है। अच्छा नजीब साहब, आपकी उम्र जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन कैसी क्या सर सुन तो लेना, मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, हमें लगता था बचपन से कि आप बूढ़े ही पैदा हुए थे।
आपकी दाढ़ी की वजह से, आपकी संजीदगी की वजह से, और आपसे ज्यादा जॉली, नटखट और शरारती आदमी मैंने नहीं देखा कभी। ये पर्सनैलिटी आपकी मतलब आपने खुद बनाई हुई है? सीरियस? क्या वजह है? ये मेरी दुखती रग में हाथ रख दिया नहीं बताइए ना। मेरे अल्लाह। हाँ, ये जो ऐसे मुझे शुरू से करेक्टर रोल अच्छे लगते थे। अच्छा जी। कि मैं अपने चेहरे से डिफरेंट होके दिखाई दूं। अच्छा जी। और मेरी गुड लक ये थी कि जो स्पेशलिस्ट थे हमारे मेकअप के, वो कहते तुम्हारा चेहरा ऐसा है ना कि जौन सा गेटअप करो परफेक्ट आता है। बिल्कुल सही, ज्यादा वो नहीं करनी पड़ती, नेचुरल लगता है। तो वाकई में जब देखता था, और गुजर वाला करैक्टर भी जब मैंने किया था, जी, 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 तो हमारे बड़े पुराने शायर थे, तो हम एक जगह सदर में घूम रहे थे, तो अचानक मुझे मामू को कहते हैं, वो चूंकि मामू उसमें हीरो थे, उसको कहते हैं वो गुजर कौन बनाया? तो उसने कहा बनाया ना, तुसी बने हो? मैं क्या, अच्छा, मतलब पहचाने ही नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बहुत अच्छी बात होती है ना कि यार शुक्र है इसने, मतलब मेरा कैरेक्टर जो है उसको। तो मैं जब दाढ़ियाँ वगैरह लगाता था ना, तो जब ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया था करेक्टर रोल में, यकीन मारे मेरे 2-3 रिश्ते कैंसिल हो गए शादी के, इस दाढ़ी की वजह से। तो वो कहते थे वाला रिश्ता लेकर जाए, कहते मुंडा इतना एजड है, बच्ची बड़ी छोटी है, तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और अम्मी मेरी कहती थी भाई वो बूढ़ा नहीं है, सालिम ने अपने ये कहा है। और जब आई तो मुझे कहती है खुदा के लिए तो ये क्या करते हो? मैंने कि क्या हुआ अम्मी? कहती क्या सफ़ेद बाल लगा के और चूना लगा कर आ जाते हो? क्या उधर भी मुझे वो मजाक मेरा उड़ा रहे थे कि नाना तुम्हारा बेटा कहाँ हो सकता है, ये सफ़ेद दाढ़ी वाला तुम्हारा बेटा है। नहीं माशाल्लाह, आपके वैसे आप बड़े हैंडसम और बड़े गुड लुकिंग और बड़े मतलब बारोब आदमी लगते थे, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपको जो रोल भी, वही टाइप कास्ट वाली भी बात आ गई ना, कि वो ज़्यादातर रोल जो आपको मिलते थे वो फिर अगर एक आपने कुछ अच्छा कर लिया तो फिर वही चीज़ ये भी थी ना, क्योंकि कोई करेक्टर रोल करने वाला था नहीं संजीदा का। फिर मैं संजीदा करेक्टर जब मैंने ज़्यादा करने शुरू कर दिए, तो मैं बहुत सीरियस करेक्टर करने लगा। तो मुझे फिर इस शोएब मंसूर साहब ने कहा था कि नजीब एहतियात करो। उन्होंने फिर मुझे कवि साहब का हवाला दिया। हाँ सही है कि वो भी सीरियस करेक्टर कर बूढ़ा बन के, वो भी इतनी उम्र नहीं है जितने वो दिखाई देते हैं। सही है। वो उनका एक ड्रामा था दौरे जुनून, याद है आपको, जो नवीद शहजाद वाला? वो बिल्कुल यंग से थे दोनों, लेकिन उसमें वो बने हुए थे वो मतलब एजेड, और हमें लिटरली देख के लगता था कि ये लोग शायद 70-80 साल के हैं उस वक्त। जी। उसके बाद फिर मैंने आके ये तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम किया, हाकों का और इसका, वो मैंने कॉमेडी। वो रेड कार्ड मुझे इसलिए भी याद है ना क्योंकि उसमें आपका संजीदा पार्ट्स भी बहुत थे, लेकिन उसमें वो भी था ना बहुत एंजॉयमेंट। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, आपने ज्यादा नहीं किए कॉमेडी के ड्रामास जो है। कॉमेडी किए है मैंने, लेकिन मतलब हमारी नजर से जो है ना, मतलब कम उस तरह मेजर काम। हाँ ठीक कह रहे हैं, नेटवर्क का वो नहीं किया, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, उस वक्त तो आप बनते थे, ओल्ड कैरेक्टर बनते थे। अब इस एज में आप मुझे बताइए कि जो बेसिक फर्क है, ओल्ड एज करती क्या है आपके साथ? जब आप ओल्ड हो जाते हैं रियल में, उस वक्त तो आप एक प्ले कर रहे होते हैं, मुशाहिदा जो आपका होता है बुजुर्गों का अपना, वो आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वाकई ही एक 50+, 60+, 70+ होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आते हैं? आप माशरे को किस तरह देखते हैं? अब आप एज अ सीनियर आदमी, सीनियर सिटीजन, किस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं? देखिए, हमसे ज़्यादा माशरा फिर हमें देखता है, सीरियस लोगों को। और सीरियस लोगों के बारे में अल्लाह ताला का भी फरमान है कि सर में जब एक सफ़ेद बाल भी आ जाए ना, तो बंदा मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। और मैं उससे हया करता हूँ जिसके सर में बाल आ जाता है। तो हयादार बनने के लिए और हयादार रहने के लिए बुजुर्गी में मैंने देखा है कि लोग फिर उसी तरह एहतराम भी करते हैं, दिल से एहतराम भी करते हैं, बशर्ते कि आपकी सिमत दुरुस्त हो, आपका किबला दुरुस्त हो, तो बहुत एहतराम होता है, बड़ा प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कबूलियत भी होती है, बड़ी फ़ौरन होती है, जल्दी होती है, बल्कि आपको इंडिकेशन हो जाती है कुछ होने से पहले, थोड़ी सी हल्की सी आ जाती है। सही है। जैसे मोबाइल सेंस टाइप चीज़ जब आपकी एक्टिव हो जाती है। डेफिनेट आपका मोबाइल की कोई वायर तो नहीं है, कोई एंटीना तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉल एकदम 1 टच पे कॉल उधर चली जाती है। इसी तरह जब फील होता है डर, पता चल जाता है कि यार कुछ हुआ है या होने वाला है, तो ये एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है। इसमें ये कमाल है, मैंने देखा है ये बुजुर्ग में और बड़े होने में।
आपका कनेक्शन कैसा है अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला से डायरेक्ट है, वो मेरा माशूक है, मैं उसकी माशूक हूँ, मैं आशिक हूँ उसका, मैं डायरेक्ट उससे बातें करता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी एक पाकीज़गी, आपकी एक तहारत, आपकी एक जो एक पर्सनैलिटी में जो एक सीनियरिटी है ना, ये हमें थोड़ा सा झलक दिखला देती, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, उनका वो एक बात है कि ज़ाहिर बातें एक हो जाता है। पता नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आजकल मैं आसपास जब देखता हूँ कि मुझे पढ़े लिखे लोग जो है ना, उनमें अकल नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो स्टीयरिंग पर बैठे हुए हैं सिस्टम के और वो बेड़ा गर्क है। मैं इसीलिए हरम पाक में भी मैंने आपको कहा था कि मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के जितने भी बड़े बड़े बलाएँ हैं, या अल्लाह इनको एक्सपोज कर दे ज़रा, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि अंदर से ये लोग क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं। शॉर्टकट रास्ते हर बंदे ने बनाए हुए हैं। देखे ना, जो वकील था जो आपको तकलीफ़ से निकालता था अदालतों की, डॉक्टर जो था मसीहा कहलाता था, और इसी तरह उस्ताद जो मुअल्लिम नई नर्सरी बनाता था, रूहानी बाप जिसको कहा जाता था, और मोहल्लों में बैठक खुली होती थी, उस्ताद वो पार्ट टाइम और फ्रीली बच्चों को वो पढ़ाते थे उस्ताद असातिज़ा। ये पैगंबरों के काम थे। आजकल ATM की मशीनें बनी हुई हैं पैसा कमाने की, बस सिर्फ पैसा कमाना और कुछ नहीं। और इसी वजह से आज देख लें, फार्मेसीज देखें, और बेहतरीन क्लिनिक्स और बेहतरीन बड़े बड़े प्राइवेट 5 स्टार हॉस्पिटल्स, और अनट्रेन लोग बीच में काम कर रहे हैं, शफा ही नहीं है। और डॉक्टर की डिग्रियां देखें सर से पांव तक, इतनी डिग्रियां लगी हुई हैं, लेकिन दवा में शफा नहीं है, हाथ में शफा नहीं है। तो क्या करेंगे आप उसका? क्योंकि वो खुद सिंसियर नहीं है, अपने साथ नहीं है, अपने प्रोफेशन के साथ नहीं है। राइट। तो कैसे हो? जब आप खुद ही सिंसियर नहीं है अपने काम के साथ, तो आपके काम में वो तकवीयत और वो जोर कैसे आएगा? सर काम तो चलें, फिर भी एक सेकेंडरी चीज़ है, रियल लाइफ गुजारना मुश्किल हो गया। सर तलाक का रेशो देख लें। हाँ, जाएं आप कोर्ट्स में, छोटी छोटी बच्चियां और हाथ में बच्चे उठाए हुए हैं, तलाक और खुला, फलाना वाले फलाना हाजिर हो, चलो जी। पहले अगर बच्ची आके शिकायत करती थी कि आज हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है, तो कहती मुझे बताया, होश करो, बाप को पता न चले, भाई को ना पता चले, बस गुजारा करो। आज माँ कहती है फौरन आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना बहुत है तुम्हारे बाप का, इसकी ऐसी की तैसी। और ये वो फेल है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है, जिससे माशरे में जो तोड़ फोड़, बच्चे जो हैं वो तो एटम बम बन जाते हैं, वो तो इंतकाम लेते हैं और कहते हैं यार मेरा प्यो मेरी माँ मेरे साथ क्या कर रही है, मेरा क्या कसूर है यार, मैंने क्या किया है। और वो गलत नहीं होते, वो ठीक है ना। चाइल्ड अब्यूज जो है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, टॉर्चर बन जाता है ना माँ बाप। और मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है कि वो ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने माँ बाप से, क्योंकि मेरा ख्याल है उनके माँ बाप वो लोग हैं जो कि माँ बाप बनने के अभी अहल ही नहीं हुए थे। वेरी गुड। और इसीलिए वो बोल में उन्होंने कहा है जी कि जरा सोच लिया करो, जैसे कि बाहर के मुल्कों में, उसमें एक बड़ा अच्छा उन्होंने बोला था कि खिला नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो। इसीलिए बैरूनी ममालिक में शादी जब होती है तो उससे पहले वो 6 माह का कोर्स होता है कि तुम्हारी रोजमर्रा जिंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें क्या तब्दीली आएगी और तुमने कैसे लेके चलना है। प्लानिंग करते हैं वो बाकायदा सोच समझ के। तो वो बच्चा जब आता है तो वो तो दुनिया पे राज करता है, उनका हक बनता है। एक आलिम साहब से किसी ने सवाल किया कि सर हम सुबह शाम सजदे करते हैं, मस्जिद से ज़्यादा तो सड़कों पे लोग बैठे होते हैं सजदे कर रहे होते हैं, हज में हम दूसरे नंबर पर, उम्रा में हम पहले नंबर पर, और करप्शन और बुराई में 160वें नंबर पर हम हैं, तबाही बर्बादी फैलाने में सब। और ये नेकी के काम बज़ाहिर दिखाने वाले हम जो करते हैं जी जी, उसका फिर साइड इफ़ेक्ट्स आज यही है कि अब माशरा ऐसा डिसबैलेंस हुआ है कि किसी को समझ नहीं आ रही। उल्टा तो आपसे पूछेंगे यार क्या करना चाहिए, क्या ख्याल है, क्या करें, आप बताएं ना। सोचें बालिग आदमी जो खुद दिमाग जिसको अल्लाह ताला ने दिया है, उसको यही नहीं अभी बालिग होने पे पता चल रहा है कि उसको करना क्या है जिंदगी। वहाँ सेक्स पे काम हो रहा है, वहाँ बेबी पे काम हो रहा है कि जनाब इस बेबी को कैसे लेके चलना है आपने। उस बेबी की तरबियत ही नहीं हुई तो उसने खाक आके दुनिया में कुछ करना है।
बड़े फ़ख्र से हमारे उधर एरिया में बताते हैं मेरे 10 बच्चे हैं जी, 7 बेटियां और इतने बेटे हैं और फलाना बेटे हैं, और वो इसी पे समझ रहे हैं। और जब हमारे ये जो बॉमर को पकड़ा था एक दो, हमारे कैमरा मैन ने जब उसको इंटरव्यू कर रहे थे, उसका बटन प्रेस नहीं हुआ था, तो उसको आर्टिफिशियल जन्नत बनाई हुई है कहते हैं उधर पहाड़ों में, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था गवर्नमेंट। तो उसमें बड़े बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी, और उसके पास शहद की नहर है, ये दूध की नहर है, ये भी लवाजमात की नहर। तो तुम जब बटन प्रेस करोगे कि पहले यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, तो उसको मेंटली इतना ज़्यादा वो बूस्ट कर देते थे कि वो इसी इंतज़ार में होता है किस वक्त मैं बटन दबाऊँ। तो उससे कहा कि यार तुम्हें कोई एहसास नहीं कि यार तुम जवान हो, हाँ। तुम्हारी इतनी कीमती ज़िंदगी है, आगे लाइफ पड़ी हुई है। उसका कहते नहीं मुझे कोई, उन्होंने वो पेमेंट पहले कर देते हैं, 30,000 पेमेंट पहले कर देते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरे 3 भाई और हैं पीछे। ये उसने अपने इंटरव्यू में कहा था। वहाँ ऐसा ज़हन साजी करते थे जो पहाड़ों में बैठे हुए थे 2 नंबर। तो फिर तो उनका वाइप करना उनको जो है वो तो हक बनता है हमारा। उनका खात्मा जो है वो हमारे लिए ज़रूरी था। है सर, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया के ज़रिए जी ज़हन साजी करनी चाहिए। जी कर चुके हैं, अब तो करना स्टार्ट हो गए हैं। अब तो बहुत नफरत इसीलिए आ गई है। जी। लेकिन बात यह है कि उस नफरत में जो गलत काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग मजहब से भी दूर हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद नकली जन्नत जो है ना, वो मजहब की पैदावार है, हालांकि वो मजहब की पैदावार नहीं थी। ना, उसको मजहब के साथ कनेक्ट किया गया ना, जानबूझ के। और फिर उलमा भी कुछ ऐसे पड़ गए हैं ना, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिनके बारे में बात यहाँ नहीं कर सकते। नहीं करनी भी, मैं तो कहता हूँ हमें करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, उनकी वर्थ ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ उनको तो बल्कि मैं ये नजीब साहब कहता हूँ कि अगर आपको कोई गलत चीज़ दिखने को मिलती है तो मेरा ख्याल है कि उसकी तशहीर ना करना ही उसकी सबसे बेहतरीन मौत है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ना करना ये भी एक जुर्म है ना सर। ये भी आप हदीस शरीफ में कि उसको जरा बता दो कि वो बच सके, दूसरा बच सके। ये भी है डूब न जाए। सोशल मीडिया में वैसे एक चीज हो गई अच्छी कि एक्सपोज हो जाता है। बहुत एक्सपोज हुए हैं सर। लोगों में इतना शऊर आ गया कि वो तमीज कर सकें, कर रहे हैं आजकल। अब लोग नहीं, मतलब जिसको कहते हैं ना वो बेवकूफ नहीं बनते। ना। बहुत बड़ी तब्दीली, एक किस्म का जहनों में तब्दीली आ गई है नौजवानों में खास तौर पे, कि जो उनके साथ 2 नंबर काम हो रहा है, उनको सही रास्ता नहीं बताया जा रहा। जी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, अभी डिजिटल होती जा रही है, वर्ल्ड हो चुकी है, आप इस डिजिटल वर्ल्ड में कितना फिट इन हो चुके हैं या हो गए? नहीं, इतना तो मैं नहीं हूँ। और मैं तो अपने घर के भाई के बच्चे हैं मेरे, मैं उनसे मदद लेता हूँ। अच्छा जी। मुख्तलिफ उसमें गैजेट्स में इस्तेमाल करने में। तो इतना तो मैं नहीं, क्योंकि जिस फास्ट तरीके से और लेटेस्ट तरीके से और AI और फलां आई और ये चीज़ें आ जाती हैं बीच में। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे एक मैं टेक्निकल बात एक पूछ रहा हूँ कि जो हमारी डिजिटल एज है ये आपकी जनरेशन के लिए कितनी यूज़र फ्रेंडली है? ये तो देखें, वक्त के साथ साथ वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तो ये सब के लिए ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अगर नहीं ज़्यादा होता तो थोड़ा बहुत कम से कम साथ के साथ होना चाहिए। क्योंकि हम जब छोटे थे और जब VCR आया था ना, तो हमारे बड़े, हमें दादा वगैरह कहते थे कि यार ये ज़रा इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, मतलब उनको रिमोट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था ना। तो ये मैं बात करूँ कि अभी तो डिजिटल हो गया, सबको टच पे चला गया है। तो आप जब ATM पे जाते हैं या आप जब इस तरह मतलब मोबाइल यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ी सहूलत है सर। सहूलत है ना। मैं खुद बिजली के बिल इसी पे जमा करता हूँ, वो लाइनों में लगना गैस के, और ये इतनी बड़ी सहूलत है कि कमाल है। और वीडियो कॉल्स आप मतलब अब देखें ना, बैरून मुल्क आपके बच्चे हैं या कोई इस तरह, तो वो कितना। और बाद औक़ात कोई इस तरह इंग्लिश के लेटर आ जाते हैं उस तरह के, तो वो मैं स्कैनर करके AI पे वो करता हूँ, तो 1 क्लिक पे पूरा पेज आ जाता है। वो क्या कमाल है। यस, आसानियाँ भी बहुत है। आसानियाँ है, अगर उसको अच्छे तरीके से वो करें इस्तेमाल पॉजिटिविटी से, तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन दौर है हर लिहाज से। डिपेंड करता है अपने ऊपर। यस, बस हम दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं ना कि यार इस तरह करो, दाढ़ी को ज़रा बड़ा कर दो, ये इधर से करो और ये उधर से। सर, मुझे एक मेरा डॉक्टर दोस्त है, उसने एक बहुत प्यारी बात उसने बताई थी। वो कहता है कि इस टाइम पे, इस वक्त, सवाए मौत के हर बीमारी का मेडिकल साइंस के पास इलाज आ चुका है, रिलीज नहीं करने देते। जी बिल्कुल सही है। देखिए ना, आज डॉक्टर कह रहे हैं कि शुगर मर्ज नहीं है। आज कह रहा है डिसबैलेंस है, पता लग गया है। कहते छोड़ें, आप रोटी को छोड़ें, चावल को छोड़ें,
देख लें, रिजल्ट चेक कर लें, फौरन चेक करें। बिल्कुल सही। ओके, ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मैं सोचा कि यार, जैसे वो आप नुस्खा बता रहे जो आपने ड्रामे में किया, कि मतलब वो दमे में उसको बंदे को आराम तो आया ना। हाँ जी। तो बात ये है कि इसी तरह की छोटी छोटी सी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आप उसी में ही डिसबैलेंसिंग अपनी जो है ठीक अगर कर लें। ओके, फार्मेसी ने भी तो चलना है और डॉक्टर फार्मेसी के सिर पर डॉक्टर ने भी चलना है कि उसके बच्चों ने और उसकी बीवी ने हज भी करना है उसी पैसों पर फार्मेसी के। मुझे सिर्फ ये होता है कि इतनी बड़ी आपको एक अल्लाह ताला एक चीज़ प्रोवाइड करता है, आपको एक चांस मिलता है कि आप खिदमत खल्क कर सकें या जो अपने लिए वाकई ओरिजिनल की जन्नत कमा सकें। लेकिन लोग इस दुनिया की वो जो 2 नंबर किस्म की जो जन्नत है जो बनाई हुई है सो कॉल्ड, कि इतना पैसा हो, इतना ये हो वो हो, तो ये मतलब वही बात है कि मुझे यही लगता है कि ये दौर जो है, ये अगर अच्छे तरीके से इसमें आप इस्तेमाल करें चीज़ों को, तो ये बेहतरीन दौर है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन से 5 स्टार होटल थे, कौन सी एंटीबायोटिक थी, कौन सा पैरासीटामोल था, सिर्फ पानी के ऊपर शुफ पिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यस, कितना बड़ा टाइम, कितने बड़े लोग, कितना वो सिस्टम, कोई दवाई ववाई। और ये हर पैगंबर के मतलब देखिए ईसा के साथ मतलब जितने भी लोग थे उनको ये मौजज़े दिए हुए थे उन्होंने, और जब तक वो फर्माबरदार रहे उसका फल खाते रहे। जहाँ नाफरमान हुए मेरी तरह, उस फौरन प्लग खींच लिया उसने। उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है। सर मुझे बताइए, एक बात मैंने आपसे पूछनी थी कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं है। मेरा वो फर्स्ट बेबी मिसेज ने वो वज़न वगैरह उठाया था तो उससे मिसकैरेज हुआ था, तो उसके बाद कंसीव नहीं कर सकी ना। और मुझ में भी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं अल्लाह से मांगूं। मुझे अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, शायद इसी में मेरे लिए बेहतरी थी। आज मैं देखता हूँ, औलाद को देखता हूँ लोगों की, कि सबसे ज़्यादा ओल्ड हाउसेस का कभी तस्वर नहीं था हमारे माशरे में नहीं था। yes. हमारे बुजुर्ग होते थे तो उनको समझा जाता था कि घर में खाना काबा है। और सुबह जाते थे, अभी भी ऐसे लोग हैं, ब्लेसिंग्स बाप जी को हाथ लगा के जाते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि जिसके पास माँ बाप की दुआ है, मैंने उसको देखा है कि उसने मोटी को हाथ लगाया, सोना बना है। और ऐसे को मैंने देखा है कि जिसको बदुआ है, वो मौत मांग रहा है और उसको नहीं मिल रही। वो बार बार कहता है, यार मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, या अल्लाह बस मुझे उठा ले, मैं और हिम्मत नहीं है, मैं नहीं फेस कर सकता लाइफ को, जिंदगी को। नहीं आ रही ना, सिसक रहा है। अच्छा, आप और भाभी टाइम कैसे गुजारते हैं? आपकी भाभी जो है वो किस फील्ड में थी, आप जरा बताइए। ये तो पता है, फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में थी। तो ये मुझे बताइए कि उनकी जो ये फील्ड है उसके साथ आपकी जो फील्ड है, इसका आपने मिसमैच है ना। लेकिन एक घर में जब आप रहते हैं तो आपकी मोहब्बत तो होगी आपस में, तो वो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह 95 में हमारी हुई थी शादी। अच्छा जी। आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कोई तू तड़ाक भी नहीं हुई। अच्छा, मैंने कहा, बल्कि यहाँ तक हमारी इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे प्यास लगी और मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ, तो गेट खोल रहा हूँ, इन हो रहा हूँ, हाँ, तो पहले से गिलास में पानी लेके खड़ी है। अच्छा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्माबरदार और बड़ी हौसले वाली जिसे कहते हैं खातून। अब वो रिटायर हो गई होंगी। हाँ। तो अब वो क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, घर पे होती है। हाउसवाइफ है? हाँ। अच्छा, हाउसवाइफ है। ठीक है। उनका ऑफर वगैरह आई थी क्योंकि मेडिकल शोबे से थी, तो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से, कि भाई आपको बड़ा अच्छा इंसेंटिव वगैरह उनको जॉब की, और घर भी देंगे और गाड़ी देंगे, फलां देंगे। तो मुझसे पूछने लगी क्या करूं। मैंने कहा जो दिल में आता है करो। ठीक है। कहती नहीं, बस से बहुत हो गया है। कितना अर्सा माशाल्लाह सर्विस रही उनकी? ये तो मुझे सही पता नहीं है। जब आपसे शादी हुई तो वो इसी फील्ड में थी? हाँ, उसको मेजर थी। अच्छा जी। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो गई, और फिर इनका रैंक जब आने लगा तो सिंध भिजवा रहे थे, तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। फिर रिटायरमेंट। और ये आपकी फैमिली मेंबर है या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली। उनका रावलपिंडी से ताल्लुक है। तो ये जरा मुझे थोड़ा सा बताएं ना, रिश्ता कैसे हुआ था ये? आप तो दाढ़ी। हाँ, ये दिलचस्प। मेरे दोस्त थे और हमारी भाभी थी जी, तो वो खुदा उनके साथ भला करे, वो आजकल अमेरिका में है, तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी करो। मुझे घर वाले कहते थे, लेकिन मेरे बहन भाई छोटे थे, मैं चाह रहा था कि उन सब सेट हो जाएं, तो बाद में मैं खैर कफालत आपके हाथ थी।
मतलब ये मिलजुल के थी। अच्छा ठीक है। तो वो फिर वो भाभी ने मुझे कहा कि नजीब भाई हम अमेरिका जा रहे हैं और मैं ये करवा के जाऊंगी। तो उनकी कुछ वो अलग सलग थी इनके साथ। तो हालांकि उनकी जो ऑफिसर थी, उनकी बॉस जो थी, जी ब्रिगेडियर थी जी, वो मेरा इंटरव्यू करने आई। अच्छा। तो वो मुझसे इंटरव्यू में कहती है आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं करते शादी? जैसे सारा काज़मी ने राहत काज़मी के साथ की है, जैसे उस्मान पीरज़ादा ने फलां के साथ की है। मैंने कहा नहीं, वहाँ का मुझे पता है ना, वहाँ का कोई टाइम टेबल नहीं है ज़िंदगी का। तो उसमें अक्सर मुश्किल हो जाता है कि देख लो ये फोर्सेस की है या खातून फोर्सेस की है, कोई गड़बड़ की ना बड़ा मुश्किल हो जाए, मार्शल हो जाए, बड़ा मुश्किल। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि ये वैसे एज अ पर्सन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपका पार्टनर आपकी फील्ड में नहीं है या आपसे पर्सनैलिटी में कंट्रास्ट रखता है, ये कंपैटिबिलिटी में आता है या ऐसे इश्यूज बनते हैं? नहीं, ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे आपने सायरा काज़मी जी की बात की कि रात से शादी शायद इसी चीज़ की वजह से की कि एक ही फील्ड में तो अंडरस्टैंडिंग होती। नहीं, ये देखें, वही कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर बनते हैं। ये तो कुदरत बनाती है रिश्ते। सही। फिर आपके अपने जो है ना अमाल भी हैं। हाँ, ये भी है, आपकी नीयत भी है कि आप लाइफ को किस तरह आपने पेंट किया हुआ है और किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, उसके मुताबिक आपके साथ मामलात ज़िंदगी होते हैं। और ये आपने खुद देखा है। और इंसान, ये बीमारियां भी ऐसे नहीं आती, ये सब तकलीफ़ात परेशानियां हमारी अपनी बोई हुई हैं। रहमान बाबा फरमाते हैं कि सब करे अगा बरे बे, जो बोगे वो काटोगे। सीधी बात है। हम देखें ना, इंसानों की भी कैटेगरीज है ना, A-B-C। सही है। पहली कैटेगरी जी है वो ये है कि वो दूसरों के तजर्बों से अपना किबला दुरुस्त कर लेता है। ठीक है। दूसरा वो है जो अपने तजर्बे से अपना रास्ता दुरुस्त। ठीक है। तीसरा जो है वो सर खाता है, वो समझता नहीं है, सारी जिंदगी टेढ़ी दुम की तरह रहता है। फिर उसके बारे में लोग कहते हैं यार इसको मना किया था कि सड़क मत क्रॉस करो, इसको मना किया था कि ये मत खाओ, ये हो गया, फारग हो गया, दुनिया से फारग हो गया। जैसे आजकल की जुबान में बड़ा प्यार से रिबेलियस कहते हैं जी, हम नहीं मानते किसी चीज़ को, हम बागी हैं। हम एक इसी बागी पे मुझे याद है, हम एक टास्क कर रहे थे इधर सेंट्रल जेल में, तो वहाँ जवान बच्चे, जवान लड़के, और मैंने कहा जालिम के बच्चों, तुम्हारा तो खेलने का टाइम है यार, एंजॉय करने का टाइम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते जी उस वक्त दिमाग ने काम नहीं किया। मैं कि कैसे दिमाग ने काम नहीं किया, क्या कह रहे हो? कहते जी बस उसी वजह से हम इधर। तो मैंने कहा यहाँ? कहते हाँ जी, यहाँ तो हम सुबह उठ के पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर सिपारा पढ़ते हैं, फिर फटीक पर जाते हैं काम के लिए। मैं कहा आपको जगाता कौन है? कहता है देखें जी ये सुपरटेंडेंट खड़ा है, ये बड़ा है जो है, ये आता है पीछे से हमें लात मारता है एक ज़बरदस्त, माँ बहन की 2-4 गलियां निकाल के कहता है उठो, ये तुम्हारे बाप का हुजरा है। तेरी मैंने कहा यहाँ इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है। ठीक, हाँ सही, मैं समझ गया। सही है। वो भर रहा है जेल। देखें तो आप कहेंगे कि जी सारा शहर तो उमड़ के इधर आया हुआ है, ये सारी वो टेढ़ी दुमे हैं। और उसमें ज़्यादातर लोग जवान हैं, आप कह रहे हैं। जवान हैं, कई ऐसी और जवान ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, दिल दुखता है। बल्कि कई तो मैंने देखा है कि उन ख़वातीन के बच्चे जेलों में पैदा हुए हैं और उनके साथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नजीब साहब, आपसे जो बातें हैं ना, ये तो ऐसे चलती हैं कि मतलब वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे एंड में ये बताइए कि जो नई नस्ल है, जो इंसान हैं, लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आप अगर मैं आपको ये माइक देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जो आपके दिल में आप कह दें, जो उनकी इस्लाह कर सके, जो आपके पूरे ज़िंदगी के तजर्बे का निचोड़ है, वो आप उसको छोटे छोटे जुमलों में अगर बनाकर हमें गिफ्ट कर सकें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आजकल के समझाने का टाइम नहीं है, सारे समझे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो हमसे आगे पहुँचे हुए हैं, सोचते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। इनको वक्त ही सीधा करेगा, हालात ही सीधा करेंगे, वही ठीक करेंगे। नसीहतों का टाइम नहीं है, ख़त्म है सर। जज की कोई नहीं मानता, ना सुनता है उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। इतने हाई रैंक के लोगों को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने, बच्चों ने, नौजवानों ने।
जो नसीहत करने वाले लोग हैं, जो इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? आप जाकर देखें ना, पासपोर्ट ऑफिस जाएं, ज़रा देखें, आपकी उम्र के सारे हर बंदा जाना चाहता है। वो एक फरार कि यार किसी तरीके से निकल, हालांकि बाहर कोई फल फ्रूट लगा नहीं सर, बाहर तो वो इससे ज्यादा सख्त जिंदगी वो है। बाथरूम साफ करने को ना प्रेफर करते हैं, कहते हैं कि कम से कम हमें आज़ादी है वहाँ पे, जिंदगी को, एक इंसान को इंसान थोड़ा सा समझ लेते हैं वो लोग। मुझे बताइए कि आप इतने दुखी क्यों हैं इंसानियत को लेके, लोगों को लेके? हाँ, वो ये कि जो इंसानियत के तकाजे हैं उसको हम प्रॉपर वो नहीं निभा रहे। तो आपका दिल तो कोड़ता होगा। डेफिनेट कोड़ता है, फिर मैं बाहर नहीं निकलता। मैं ये वो मैंने आपसे कहा ना कि तौसीक हैदर का मैंने एक किया, पता नहीं उसको भी काफ़ी टाइम हो गया इंटरव्यू का। उसके बाद सिर्फ ये मैं आपके कहने पर मैंने देखा और 3-4 मरतबा मैंने सारे प्रोग्राम आपके देखे, वॉच किए, बड़ा बार बार रिपीट किया उसको। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जाना चाहिए, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारी नई नस्ल के लिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप इबादत कर रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, नई नस्ल को जिस तरह आप इंस्पायर कर रहे हैं अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से, इसकी अशहद ज़रूरत है। ये लोग हमारे पास मार्केट में नहीं हैं, हमारे पास डिग्रियों वाले लोग हैं, उसमें अक्ल नहीं होती, वो वाले लोग हैं हमारे पास। शॉर्टकट रास्ते दिखाने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन सर इसमें एक बात है कि जो मेरी आपकी कोलैबोरेशन है, या आप जैसे लेजेंड्स के साथ जो मेरी कोलैबोरेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया हमारे प्रोग्राम को, मुझे। लेकिन आप ये देखिए कि मैं भी, या मेरे जैसे लोग, या इस प्रोग्राम की भी आप जैसे लोगों, उस सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो इस प्रोग्राम को बनाता है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं एक, अगर नई जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं अपने लेजेंड्स को इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि टेक्निकलिटीज़ या क्वेश्चनर तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन ये जो गुफ्तगू आप करते हैं, जो नशिस्त आप लगाते हैं, जो हमें इतने इतने कीमती अल्फाज अपने तजर्बे शेयर करते हैं, ये इस वजह से ज़रूरी है कि मेरा ख्याल है हम भी बचपन में नानी दादी की कहानियाँ सुनते हुए बड़े में, तो शायद इसलिए हम थोड़े से, हमारी जो दुम है ना वो सीधी है थोड़ी सी। आजकल के बच्चे को ये कहानियाँ सुनानी बहुत ज़रूरी हैं, और इन कहानियों को सुनाने का ये ज़रिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब बच्चे भी कहानियों से निकल चुके हैं। अब मेरे घर में मेरा भाई है, उसका बेटा था, छोटी बच्ची है, छोटी सी बच्ची। तो पहले तो बच्चे थे ना, रोते थे, तंग करते थे माँ को, तो माँ उठा के गोद में लोरी सुनाती थी, ठीक है, लली ललो, सो जाती थी, ठीक है। अब वो छोटी बच्ची रोती है ना, तो उसको फ़ौरन मोबाइल दे देती है और कार्टून लगा देती है, कार्टून दिखा दे, उसके सीने पे पड़ा होता है, वो सो जाती है। अब उसके लाशऊर में ये जब चीज़ अंदर जा रही है तो क्या रंग लाएगी? उसको आप कहानी सुनाएंगे नहीं, और वो सुनेगी, वो कहेगी यार ये कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। जैसे नानी हमें कहा करती थी कि बेटा 4 आने का सेर आटा था, तो हम कहा नानी मत करो ना, मजाक मत करो। आज आप देख रहे हैं 2 आने की रोटी, 1 आने की रोटी जो थी, आज आप 30 रुपए की रोटी की, और वो भी बढ़ती जा रही है, डेली बढ़ती जा रही है। रोटी भी ऐसी हो गई है कि वो खेलने वाली चीज़ है। खैर नजीब साहब, बात सीधी सी है कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत अकीदत करते हैं। सबसे पहले सर मेरी तरफ से, सारे देखने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी ज़िंदगी, देखें ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इंसान उसे एक दफ़ा की मिली हुई ज़िंदगी में वही करता है जो कि उसको सबसे अच्छा लगता है। आपने ये शोबा चुना, आपने हमें एंटरटेन किया, आपने हमें प्यार दिया, थैंक यू। इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ अपने जैसे बाकी लोगों की तरफ से कि हम आपकी कदर कीमत नहीं देख सके, हम आपको वो मकाम नहीं दे सके। लेकिन सीधी सी बात है कि शायद वो भी बेवकूफ़ थे या ना समझ थे, कम अकल थे, जो नहीं आप जैसे हीरों को तराश सके, आपको नहीं बता सके। अपना बस आप ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं शायद उसी की वजह से ये दुनिया आज तक चल रही है, अदरवाइज़ तो इस दुनिया का जो है ना वो कोई हाल नहीं रहा देखने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंशाल्लाह कोई काम भी करेंगे साथ में, मैं आपको ज़रूर दावत दूंगा। पहले भी हम कर चुके हैं काम, लेकिन अभी ज़ाहिर आगे जो दौर आ रहा है इसमें मैं चाहूँगा आप काम तो करने में एग्री है ना, आप इसका ये तो नहीं मतलब कि वादा तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि एक पल का पता नहीं है ज़िंदगी का। हाँ। ये जो भी काम होता है ये वो करवाता है। जी, लेकिन अल्लाह ताला अगर हमारी तरफ से तौफीक जब हो ना, जी तो खुद ब खुद हो जाते हैं, खुद हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस नशिस्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मुझे हमेशा याद रहेगी ये, और हमारे देखने वालों की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम
माशाल्लाह सब सलामत रहें, अल्लाह ताला इनको इसी तरह आबाद रखे आमीन और फलते फूलते रहें आप लोग। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम।